शशि सर, ये जो एक होने की बात, जो मैंने टाइमिंग का जो खेल दिख रहा है, साफ तौर पे दिखता है। आप जब भी देखिए, जब जब शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात होती है, उसके बाद अजीत पवार के साथ कुछ ना कुछ होता है। अजीत पवार के ऊपर कोई ना कोई आरोप लग जाता है कि ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसके पहले भी यही आरोप लगा था कि ये वित्त विभाग जो है वो चला नहीं पा रहे हैं, वित्त विभाग में पैसा कहीं से कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, और ये आरोप फिर लग रहा है। अब जो योजना थी, माझी लड़की बहन योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना थी, खूब चर्चा भी हुई थी इसकी चुनाव के समय पे। तो अब क्या वो गले की फांस बन गई है क्या? क्योंकि खबर ये भी है कि पूरा महाराष्ट्र बुरी तरीके से कर्ज में डूब गया है, फंड है नहीं, और फंड ना होने, अब वित्त विभाग भी फडणवीस के हाथ में नहीं है, तो वो उसको ठीक से या तो वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, उस झगड़े को एंजॉय कर रहे हैं फडणवीस साहब, या फिर वास्तव में दिक्कत है कुछ अजीत पवार और एक नाथ शिंदे के बीच में। राम प्रकाश जी, अभी जो प्रकाश पोहरे साहब ने जो बताया ना, वो सूत्र है कि ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, है ना। महाराष्ट्र के अभी की जो आर्थिक परिस्थिति है, उस आर्थिक परिस्थिति में चुनाव के समय इन्होंने जितने भी वायदे किए, वो वायदे पूरे करने की स्थिति में वाकई में महाराष्ट्र नहीं है। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। तो ऐसे हालात में बहानेबाजी चलेगी, एक दूसरे पर आरोप चलेंगे, कौन किसका फंड कहाँ डाइवर्ट कर रहा है, ये सब आरोप होते रहेंगे। आप जिस बात को इशारा कर रहे हैं कि ये आरोप भी कब हो रहे हैं, तो उसके भी टाइमिंग रहते हैं कि जब अभी शरद पवार और अजित पवार अपने फैमिली के फंक्शन में एक साथ मिलने लगे और किसी वजह से मिलने लगे, कुछ बातें होने लगती है, तब ये आरोप आ जाते हैं। लेकिन इन आरोपों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है। महाराष्ट्र की दिक्कत अभी ऐसी है कि ये सारे जो है एक साथ मिले हुए हैं, और पवार फैमिली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सत्ता में रही है। वो सत्ता से बाहर कभी भी नहीं है, सरकार में रहे न रहे, लेकिन वो सत्ता में हमेशा रहे। ये एक अलग किस्म की खासियत शरद पवार जी और उनके पूरे परिवार की रही है। अब आप देखिए ना, एक हकीकत इस तरह की देख लीजिए कि शरद पवार की पार्टी तो टूट गई, दो धड़े हो गए। लेकिन ये दो धड़े शिवसेना जैसे नहीं है। शिवसेना के दो धड़े अलग है। उनका उनका झगड़ा एक अलग किस्म का झगड़ा है। यहाँ पर झगड़ा कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है हमको, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है हमको। और ये सब चाणक्य नीति से अगर किया गया ऐसा हम लोग मान ले, तो फिर चाणक्य कौन है ये भी एक सवाल आता है। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि पार्टी टूटने से पहले शरद पवार जितने पावरफुल नहीं थे, उतने पावरफुल उनकी परिवार के रूप में दिखाई देता है। मतलब उनका अजित पवार उप मुख्यमंत्री नई सरकार में भी, है ना, और उनकी बहू राज्यसभा में एमपी भी बन गई। फिर बेटियां तो लोकसभा में है ही, और वो खुद राज्यसभा में है ही। कुल मिलाकर सारे लोग सत्ता में तो पहुंच गए। मतलब सत्ता के जो पद होते हैं उसमें भी एक बढ़ोतरी हमको दिखाई देती है औपचारिक रूप से। तो ये सब एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति का सवाल है। अब आर्थिक परिस्थिति को अगर जब तक एड्रेस करेंगे नहीं, तब तक तो सवालों का हल निकलता नहीं। जैसे एक मसलन अभी किसानों के कर्ज मुक्ति का भी आया, तो पत्रकार उनको बार बार पूछ रहे, तो उन्होंने सीधा दो टूक जवाब दे दिया कि भाई मैंने कब कहा था कि मैं कर्ज मुक्ति दे रहा हूँ, मैंने नहीं आश्वासन दिया था। तो जिन्होंने दिया उनसे पूछे, मुझसे नहीं पूछना है। तो ये इस तरह के जवाब अजित पवार भी देना शुरू कर दिए। तो एक एक मुझे ऐसे दिखने लगा है कि महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति जैसे बिगड़ती जा रही है, उससे महाराष्ट्र सरकार चलाने वाली ये जो तीन दल है और उनके अंदर के सारे जो नेताएं हैं, वो अभी धीरे धीरे फ्री स्टाइल कुश्ती की तरफ जाने लगे, ऐसा दिख रहा है। अब ये फ्री स्टाइल कहाँ ले जाएगी मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें महाराष्ट्र के मूलभूत ऐसे सवाल है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश है, वो होती रहेगी। और एक बात है इसमें, वो ये है कि पॉलिटिकल सर्कल्स में इनका पॉलिटिकल मतभेद कितना है ये बात दुय्यम है, अभी सेकेंडरी है। बड़ी बात ये है कि गौतम अदानी साहब का महाराष्ट्र की, मतलब देश की राजनीति राजनीति पर तो उनका असर है ही है, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति पर उनका बड़ा प्रभाव दिख रहा है। इस एंगल से कि शरद पवार और अजित पवार अलग होने के बावजूद भी दोनों के अदानी के साथ के संबंध ठीक ठाक है। भाजपा तो वाकई बोलने की जरूरत ही नहीं उनके बारे में। तो ऐसी स्थिति में जो शरद पवार और अजित पवार अलग दिख रहे थे, तो आजकल धीरे धीरे चाचा को मनाया गया है क्या इनडायरेक्टली, कुछ ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है। तो ये सारे लोग जो क्लोज आ रहे हैं, लेकिन क्लोज आते ही
हम कैसे अलग है, ये भी एक दिखाने की कवायद होती रहती है। तो आपस में बहुत सारा टकरार रहेगी, कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन उन कॉन्ट्रडिक्शंस को वो खेलते रहे। मतलब अजित पवार का नाम ज्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर एकनाथ शिंदे कैंप से कुछ आएगी बात, फिर एकनाथ शिंदे से कुछ बात आगे बढ़ने लगेगी तो फिर अजित पवार कैंप से कुछ आएगा। इन सारे खेल में बीजेपी नचा रही है, बीजेपी को नचा रहे, ये दोनों बातें महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों तरफ से सवाल की जा सकते हैं। ऐसा नहीं हम मान के चल सकते कि भाई सारा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और देवेंद्र फडणवीस इन सबको नचा रहे, इतना ऐसा भी हम लोग सीधे सीधे नहीं कह सकते। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, सारे प्लेयर्स एक दूसरे को इस्तेमाल करने की स्थिति में है और वो करते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये फ्री स्टाइल कुश्ती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात, फिर एक बात कहूँ, बड़ी बात, महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति खराब खराब है, महाराष्ट्र के किसान परेशान है, महाराष्ट्र के सामान्य से सामान्य मजदूर परेशान है, हमारा एसटी कर्मचारी का तनख्वाह निकल नहीं रहा, लाडली बहन योजना का जो आप जिक्र कर रहे थे उसको देने के लिए इनके पास पैसा है ही नहीं। मतलब जो कबूल किए थे बढ़ाए थे वो तो छोड़ दीजिए, पुराना जो कबूल किया था वो भी नहीं देने की स्थिति में। ऐसी अगर स्थिति होती है तो उस स्थिति में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो समय आता है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर एक कड़ी लगाना, एक दूसरे के ऊपर भावी हो जाना, इस तरह की राजनीति करके सारे विषयों को डाइवर्ट करते जाते हैं। तो हाल फिलहाल में जो जलगांव धुलिया डिस्ट्रिक्ट के शरद पवार गुट के एक्स एमएलए वगैरह कुछ पदाधिकारी अजित पवार के साथ चले गए, तो अजित पवार के साथ जाने के बाद अजित पवार वही बोल रहे भाई शिवसेना चल सकती तो बीजेपी क्यों नहीं, ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब शरद पवार अभी तक दो टूक दे नहीं पाए, है ना। और ये आइडियोलॉजिकल सवाल होता है, ये पॉलिटिकल सवाल होता है। इन सवालों के अगर सीधे सीधे ईमानदारी से जवाब नहीं दिए जाते तब इसका अर्थ इतना ही निकाला जाता है कि सत्ता के लिए और अपने आर्थिक हित संबंध के लिए ये सारे लोग एक साथ ऑपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये ऑपरेट अगर ऐसे होते रहेंगे तो आगे चलकर क्या परिस्थिति होगी हमको मालूम है जी। शशि सर, ये जितनी परिस्थितियां हैं निश्चित तौर पे सरकार के लिए फेवरेबल नहीं है। अब जब सरकार के लिए फेवरेबल नहीं है तो ऐसे में ये जरूरी है कि वहां की राजनीति में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहे। तो शरद पवार और अजीत पवार की नजदीकी सिर्फ बहाना है, असल में उसके पीछे जो है उसी का, उसको माध्यम बना करके, उसको टारगेट करने का एक बहाना बना करके और अजीत पवार को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, सत्ता सत्ता का संकट एक अलग चीज है। और प्रकाश पोरे साहब जो बता रहे थे महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति और खासकर कृषि संकट बहुत गहरा और उसका असंतोष का कभी भी विस्फोट हो सकता है, यह परिस्थिति है। अगर ये विस्फोट होता है तो उसके राजनीतिक परिणाम भी उतने ही गंभीर हो जाते हैं। अब सत्ता के गलियारे में सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो एक ही क्लब के मेंबर है। तो अब तक क्या था कि सत्ता के क्लब के भीतर कौन सी किस कुर्सी पर कौन बैठने को बैठता है, किसको बैठने का मौका मिलता है, इस बात को लेकर झगड़े चलते थे और झगड़े चलते रहेंगे। लेकिन अब आगे बात गई है कि इन कुर्सियों को बचाएगा कौन, क्योंकि अल्टीमेटली सारी कुर्सियां भी उखाड़ी जा सकती है, ये स्थिति पे हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में किसी के ना किसी के नाम पर बिल भी तैयार रखो कि ताकि उनको हम लोग किनारे कर सके और उनको बाजू में करने के बाद बोल सके कि नहीं चीजें अभी संभाली जाएगी। कुछ इस प्रकार की भी कोशिशें सत्ता के इस समीकरण में होते हुए हमको नजर आ रही है। एक बड़ी बात क्या है कि विधानसभा का जो चुनाव का नतीजा है ना, वो अपेक्षा से भी कुछ ज्यादा आ गया, है ना। इन्होंने जितने भी सेटिंग फिटिंग जो भी की, चोरी चकारी की, उसमें जो आंकड़े आ गए वो आंकड़े अभी इनको परेशान कर रहे हैं। ये मैं अगर समझने के लिए आसान हो तो ऐसे कहूँ कि ये अभी ओवरवेट हो गए, है ना। ओवरवेट हो गए, डायबिटीज हो गया, शुगर भी बढ़ गई, ठीक है। तो बहुत सारा टॉक्सिक खा लिया, है ना, जंक फूड ज्यादा खाने से तो वजन बढ़ गया, सब बढ़ गया। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? तो कंट्रोल करने का तरीका एक ही होता है कि आपके खाने के तौर तरीके बदलने होंगे। वो आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपकी वो आदत बन चुकी है। अब ना वो संभाल पा रहे ना उसको कम कर पा रहे। कुछ इस प्रकार की स्थिति में अभी महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति आ गई है। उस खेल में फिर कभी अजित पवार टारगेट हो सकते हैं, कभी कभी एकनाथ शिंदे टारगेट हो सकते हैं। और आप ये मत भूलिए कि भाजपा के भीतर सब कुछ शांति है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब भाजपा के भीतर भी एक ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अभी मोदी जी के बाद मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, तो कॉर्पोरेट जगत के डार्लिंग बनने की कोशिश कर रहे और वो आगे बढ़ते जा रहे उस एंगल से। अब वो आगे नहीं बढ़े तो भाजपा के भीतर उनके बहुत करीबी मित्र ऐसे हैं कि जो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, तो वो भी उधर से खींच रहे। तो ये सारा खेल चलेगा और महाराष्ट्र के जनता के बीच में भीतर बुनियादी मुद्दों को डाइवर्ट कर ये दिखाने की जताने की कोशिश करते रहेंगे कि देखो इस सत्ता समीकरण में कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, क्योंकि इसके भी अपने एक मजे होते हैं इन चर्चाओं के। उन चर्चाओं के मजे लोग लेते हैं कि कौन किसके में भारी पड़ रहा है, कौन किसका क्या हो रहा है। अब शरद पवार पे अजित पवार भारी पड़ रहे हैं, अजित पवार पे शरद पवार भारी भारी पड़ रहे हैं, या एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे हैं, इन चर्चा से लोगों से क्या मतलब है? लोगों का तो सीधा सीधा सवाल है ना। अब महाराष्ट्र का जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर आप कहाँ खड़े हो, सीधी सीधी बात करो। महाराष्ट्र कहाँ आप ले जाना चाहते हो उसकी बात करो। अब आज अभी 1 मई महाराष्ट्र दिन हो गया। हाँ, और महाराष्ट्र दिन के बैकग्राउंड पर हम लोग क्या देख रहे हैं? पूरी मुंबई अदानी के कब्जे में, पूरे माइनिंग सेक्टर धीरे धीरे अदानी के पास, ऊर्जा क्षेत्र अदानी के पास, और हम लोग महाराष्ट्र दिन मना रहे। इस मामले को लेकर सत्ता के समीकरण में कई इम्पैक्ट दिख रहा है क्या आपको? तो वहां सब एक साथ है। जो सड़कें हमको जरूर नहीं वो सड़क वो बना रहे हैं जो पोरे साहब अभी बता रहे थे। तो ये सारी चीजें अपनी इधर चल रही है और ये चलती रहेगी। ठीक है, ये चलती रहेगी। सवाल यहाँ है कि ये चलते हुए भी महाराष्ट्र के भीतर नीचे से जो उबाल हो रहा है वो कहीं राजनीतिक रूप से संगठित होकर एक राजनीतिक विकल्प खड़ा न करे, इसकी कवायद ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। और वो 20 25 30 साल से जो चेहरे सत्ता पे बैठे हुए ना, सत्ता विपक्ष में दोनों तरफ के, उन्हीं चेहरों पे इर्द गिर्द चर्चा बनी रहे, इसकी ये कोशिशें हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां बहुत आगे निकल चुकी है। इन चेहरों से परे होकर नीचे का जो उबाल है, नीचे का जो असंतोष है, वो अपने एक राजनीतिक असंतोष की एक दिशा आने वाले दिनों में उभर कर नए चेहरे भी सामने ला सकती है। उसकी बहुत सारी संभावनाएं हमको नजर आती है। लेकिन डाइवर्ट करने के मामले में संघ हमेशा माहिर रहा है, तो संघ को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता। जी।